नॉर्मोसिटिक एनीमिया किसे कहते हैं? नॉर्मोसिटिक एनीमिया नाम से ही ज़ाहिर है जिसका क्या हो, नॉर्मल साइज़ हो। हर उस एनीमिया का नाम नॉर्मोसिटिक एनीमिया है जिसका साइज़ क्या हो, नॉर्मल साइज़ आरबीसी। जो नॉर्मल साइज़ आरबीसी हो उसका नाम नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। जिस एनीमिया में साइज़ नॉर्मल हो लेकिन वो एनीमिया भी हो उसका नाम नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। ये क्यों होता है और कैसे होता है? ये हमारे पास पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन से होता है। जितना ज़्यादा पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है उतना ही ज़्यादा हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, नॉर्मोसिटिक एनीमिया ज़्यादा। तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास बोन मैरो में प्रोडक्शन क्या हो जाती है, बोन मैरो में प्रोडक्शन कम हो, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, उसका नाम नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नॉर्मो प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेटिक्यूलोसाइट रेटिक्यूलोसाइट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम यंग आरबीसी भी कहते हैं, ये रेटिक्यूलोसाइट की यंग आरबीसी फ्रॉम व्हाट, जो बोन मैरो से आएंगी, इनकी प्रोडक्शन क्या होगी, इनकी प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। रेटिकुलोसाइट जो यंग आरबीसी से जो आती है फ्रॉम बोन मैरो की साइड से, इनकी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अपॉन ब्लड स्मेयर, अगर हम ब्लड स्मेयर की बात करें, ब्लड स्मेयर पर देखें तो लार्ज सेल आएंगे और वो लार्ज सेल ब्लड सेल पे रेटिकुलोसाइट्स होंगे और उनका साइटोप्लाज्म अगर हम स्टेन करें तो साइटोप्लाज्म हमारे पास, साइटोप्लाज्म का शेप क्या होगा, कलर जो होगा वो ब्लूइश होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरएनए। आरएनए की वजह से हमारे पास उसका कलर क्या होगा, उसका कलर ब्लूइश होगा। याद रहे कि रेटिकुलोसाइट की अमाउंट ज़्यादा होती है, बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन, बोन मैरो की प्रोडक्शन कम हो रही है और जब यहाँ पर रेटिकुलोसाइट की तादाद ब्लड स्मेयर में हमारे पास यंग आरबीसी की हमारे पास ज़्यादा होगी। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट में अगर बताऊँ नॉर्मल कितना है, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट आपकी काउंट की बात करें तो नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट जो टोटल ब्लड के है वो 1 to 2% है, 1 to 2% है। अगर आरबीसी की लाइफ स्पेन की बात करें, वही पुरानी बातें हैं कि 120 डेज़ में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है और तकरीबन ईच डे 1 to 2% हमारे पास क्या होते हैं, रिमूव्ड होते हैं इनकी प्रोडक्शन, इनकी डिस्ट्रक्शन रिमूव। 1 to 2% हमारे पास आरबीसी रोज़ाना के लिहाज से फ्रॉम सर्कुलेशन ये क्या होते हैं, ये रिमूव होते हैं। तो देखें हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मोसिटिक एनीमिया में क्या होगा, एलिवेटेड होगा, नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए क्योंकि बोन की डिस्ट्रक्शन, देखिए नॉर्मल सेल के साइज तो सेम है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसका रेटिकुलोसाइट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। डिस्ट्रक्शन हेमोलिसिस की बात करूँ तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हेमोलिसिस हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास डिस्ट्रक्शन हेमोलिसिस दो किस्म की होती हैं। या तो हमारे पास डिस्ट्रक्शन हेमोलिसिस में हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है या तो हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है। अभी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस जो हमारे पास कहाँ पर हो रही है, दैट हेमोलिसिस जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हमारे पास हो रही है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम में,
रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो हेमोलिसिस हो रही है उसका नाम एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं सिस्टम में, ये मैक्रोफेजेस या आपके पास स्प्लीन में पाए जाएंगे, ये मैक्रोफेजेस या आपके पास लीवर में पाए जाएंगे, ये मैक्रोफेजेस आपके पास लिम्फ नोड में पाए जाएंगे। तो सारे इनमें जो हेमोलिसिस हो रही है ये रेटिकुलर नॉर्मोसिस्टिक में एक्स्ट्रावेस्कुलर में, तो ये इस किस्म की हेमोलिसिस होगी। इंट्रावेस्कुलर जो इनसाइड द वेसल्स होती है उसका नाम इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी को आप याद रखें कि मैक्रोफेजेस जो है इन स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड में क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद आरबीसी से क्या निकलना है, आरबीसी से हमारे पास दो पोर्शन निकलेंगे, एक हेमोग्लोबिन है और दूसरा हेमोग्लोबिन जो ग्लोबुलिन पार्ट है, ये ग्लोबुलिन पार्ट इसका कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में। तो यहाँ पर इस कहानी को याद रखें कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मैक्रोफेज स्प्लीन में है, लीवर लिम्फ नोड में है और आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसका ग्लोबुलर पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है अमाइनो एसिड में। जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसी के साथ हमारे पास क्या ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास स्प्लीन का साइज़ ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में जिसका नाम स्प्लीन का साइज़ ज़्यादा हो उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीन का साइज़ इनलार्ज है, स्प्लीनोमेगेली हो रही है और जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है उस डिस्ट्रक्शन से हमारे पास एक और कंडीशन अराइज हो रहा है जिसका नाम है जंडस। जंडिस की कंडीशन अराइज होगी। जंडिस की कंडीशन क्यों अराइज होगी, ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू अनकंजुगेटेड, जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन है उसकी वजह से हो रहा है। अनकंजुगेटेड बिलरुबिन की वजह से हमारे पास जंडिस का क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अभी ये जितना अनकंजुगेटेड बिलरुबिन इंक्रीज़ होगा उतना ही गाल में जाके ये स्टोर होगा और गाल ब्लेडर में जाके ये क्या काज करेगा, गाल स्टोन कास्ट करेगा। स्प्लीनोमेगेली हुआ, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन जो हमारे पास गाल स्टोन में जाके क्या हुआ, ये स्टोर हो गया और इसके साथ साथ बोन मैरो की देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है। डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से तो रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर बोन मैरो की हाइपरप्लेशिया होगी। बोन मैरो की नंबर में हाइपरप्लेशिया, बोन मैरो की हाइपरप्लेशिया होगी इस रेटिकुलोसाइट काउंट की वजह से। अगर मैं बताऊं इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में, ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में क्या होता है, जब वेसल के अंदर ही हेमोलिसिस हो जाए तो इसमें डिफरेंट लैब फाइंडिंग आती हैं। उन लैब फाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन आएगी, उसका नाम है हीमोग्लोबिनीमिया। हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास ब्लड में होगा, हीमोग्लोबिन्यूरिया ये हमारे पास कहाँ पर होगा, यूरिन में होगा। सिड्रीन्यूरिया ये हमारे पास सिड्रीन्यूरिया होगा और डिक्रीज सीरम, साथ ये सारी कंडीशन डिवेलप होंगी। डिक्रीज्ड सीरम हेप्टोग्लोबिन, हमारे पास हेप्टोग्लोबिन जो है ये क्या हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल कंडीशन जो हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हो रहा है और ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है। एक्स्ट्रावेस्कुलर में बता दिया कि हेमोग्लोबिन इसके साथ स्प्लीनोमेगेली के साथ अनकंजुगेटेड गाल स्टोन डिवेलप होगा और ये गाल स्टोन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और गाल ब्लेडर में और आगे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। अभी फर्दर नॉर्मोसिटिक एनीमिया में जो मोस्ट प्रॉबेबली मैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की बात कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रावेस्कुलर जो हेमोलिसिस होता है गाल ब्लेडर, इसमें वो मोस्ट प्रॉबेबली क्यों होता है, वो बिकॉज ऑफ द मोस्ट प्रॉबेबली कंडीशन ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की वजह से हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है। आरबीसी मेम्ब्रेन में किस चीज़ की डिफेक्ट आ जाती है, एनकायरिन प्रोटीन
या तो एनकायरीन के अंदर डिफेक्ट आएगा, स्पेक्ट्रीन के अंदर डिफेक्ट आएगा, या हमारे पास बैंड 3 प्रोटीन है उनके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आया, उस मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएंगी, हमारे पास लाइसिस हो जाएगी, और उस मेम्ब्रेन वाले डिफेक्ट के साथ मेम्ब्रेन की स्फीरोसाइट में जो ही आगे वो स्प्लीन से पास होगा तो उसमें लाइसिस होगी। तो ये एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में आपने ये टर्म बहुत याद कर रखना है कि हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो जाता है। एंकायरीन, स्पेक्ट्रीन और बैंड 3 प्रोटीन जो है वो हमारे पास डिफेक्टिव हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास ये लाइसिस कंडीशन आ जाती है। इसके साथ अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग देखें ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया में, तो हमारे पास मैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की बात कर रहा था, तो इसमें स्फीरोसाइट बनेगा और स्फीरोसाइट्स के बनने के साथ उसमें लॉस होगा सेंट्रल पेलर्स में, लॉस ऑफ व्हाट, सेंट्रल पेलर इन द स्फीरोसाइट। स्फीरोसाइट में हमारे पास लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर होगा, इंक्रीज इन मीन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास मीन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लाइसिस में होने की वजह से इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अभी आगे ये बात देखें, जो ही ये मीन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई है और वही पुरानी बातें हैं, स्प्लीनोमेगेली होगी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास जंडस की कंडीशन आएगी। जंडस की कंडीशन के बाद हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। जो बिलिरुबिन होगा वो अनकॉन्जुगेटेड होगा और वो बिलिरुबिन हमारे पास इट विल लीड्स टू गाल स्टोन फॉर्मेशन। वो हमारे पास गाल ब्लेडर की स्टोन की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और इसके साथ साथ हमारे पास चांस ऑफ किस चीज़ के बढ़ जाएंगे, मोर एप्लास्टिक क्राइसिस बढ़ जाएंगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देखिए आपका हर चीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये एप्लास्टिक क्राइसिस भी बढ़ जाएंगे, जो किसकी वजह से होता है, जो एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है पैरवोवायरस B19। पैरवोवायरस B19 के इन्फेक्शन की वजह से प्लास्टिक क्राइसिस है। स्फीरोसाइट के बनने की वजह से हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका नाम है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं स्फीरोसाइट की कंडीशन में, ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये वाला टेस्ट हमारे पास, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये टेस्ट हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव कंडीशन आएगी और पॉजिटिव होगा। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, जल्द से जल्द करना है क्या, शबा रिमूव करो किस चीज़ को, स्प्लीन को, स्प्लीनेक्टोमी करो। स्प्लीनेक्टोमी इसलिए करो क्योंकि अगर आपने स्प्लीनेक्टोमी नहीं की तो यहाँ पर आपका जो एनीमिया का कंडीशन है वो रिजॉल्व नहीं होगा। एनीमिया को रिजॉल्व करना है, एनीमिया को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, स्प्लीन को रिमूव करना है और स्प्लीनेक्टोमी की कंडीशन फर्स्ट, कॉम्प्लिकेशन दूसरा है। स्फीरोसाइट जो बने हैं उन स्फीरोसाइट में हमारे पास क्या होंगे, हॉवल और जॉली बॉडीज़ होंगे। हॉवल जॉली बॉडीज़ के फ्रेगमेंट, बॉडी के फ्रेगमेंट जो होंगे वो हॉवल जॉली के फ्रेगमेंट हमारे पास क्या करते हैं, वो फ्रेगमेंट हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पर आ जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आने के साथ ही हमारे पास आरबीसी की क्या कर देते हैं, हेमोलिसिस कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है हमारे पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। स्फीरोसाइट पे जो लॉस होगा सेंट्रल पेलर लॉस हो जाएगा और स्फीरोसाइट का, और मीन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज स्प्लीनोमेगेली होगी क्योंकि स्फीरोसाइट स्प्लीन में इसकी बाइंडिंग हो रही है, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, फेगोसाइटोसिस हो रही है। जंडिस की कंडीशन डेवलप होगी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर स्टोन बन जाएगा। मोर एप्लास्टिक क्राइसिस परवेवायरस की वजह से भी बढ़ सकते हैं और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होगा इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में और स्प्लीनेक्टोमी परफॉर्म करने से हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट होगी। और स्फीरोसाइट्स में हॉल जॉली बॉडीज़ बनेंगे जो हमारे बॉडीज़ जो हैं वो
फ्रेगमेंट बना देते हैं मेम्ब्रेन पर और आरबीसी की आगे फिर हेमोलाइसिस कर लेते हैं। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के बारे में जिसके एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइसिस और इंट्रा सेलुलर हेमोलाइसिस। अगला जो है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है और सिकल सेल एनीमिया के बाद नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर है। और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में जो हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद सैक्रोज टेस्ट है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां होती हैं वो कंप्लीट हम तरीके से और स्टेप वाइज पढ़ेंगे।